हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं आईएल्ट्स की टीआरएफ के ऊपर। आईएल्ट्स का टीआरएफ जो है बहुत बहुत जो प्रोसेस चल रही है उस बीच में बहुत लोग एक्सपायर हो जाते हैं और हो रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है और अगर हो जाता है या फिर होने वाला तो उन सारे सिनेरियो को एवेल्यूएट करके उस पर बात करेंगे। और क्योंकि आइल्स का टीआरएफ जो है एक्सपायर तो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन 2 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। बट अभी क्या हो रहा है कि प्रोसेस जो है वो 3 महीने 4 महीने इससे ज़्यादा की हो रही है। तो एसडीएस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, नॉन एसडीएस की नहीं। तो पहले एसडीएस की कैटेगरी की टाइम जो था वो 2 महीने हुआ करता था और आज नॉन एसडीएस का टाइम हुआ करता था 3 महीने। और आज एसडीएस का टाइम 3 महीने क्रॉस कर चुका है, जबकि पहले वो हुआ करता था 20 डेज़। मोस्ट ऑफ द टाइम 20 to 40 डेज़ में आपका डिसीजन आ जाता था। तो जो वो 3 महीने जो स्ट्रेच हुआ है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं आइल्स के टीआरएफ लोगों के एक्सपायर हो रहे हैं और लोगों के माइंड में यही डाउट हो रहा है कि मैंने वीज़ा फाइल कर दिया है या फिर वीज़ा फाइल करने से पहले क्या करना चाहिए। उन सारे सिनेरियोज़ को इवेल्यूएट करके बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और सजेशन देना कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो आइल्स के जो टीआरएफ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ आइल्स का टीआरएफ होता क्या है और किस लिए काम आता है। आइल्स का टीआरएफ जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, आइल्स की फॉर्म ये है। और 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। हर एक मॉड्यूल में आपको 6 बैंड ईच करना होता है और ओवरऑल 6.5। ये कैनेडियन गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड है और इसी बेस पे आपको कॉलेज का ऑफर लेटर मिलता है। फिर आगे आपका जो स्टडी परमिट मिलता है या स्टडी वीज़ा मिलता है उस बेस पे ही मिलता है आपके आइल्स के बैंड। ये बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट करता है आपकी इन सारी की सारी चीज़ों में, ये प्रोसेसिंग में। तो हम बात करने वाले हैं कि आइल्स का जब टीआरएफ एक्सपायर हो रहा है लोगों का, तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि मेरा आइल्स का टीआरएफ एक्सपायर हो गया है या विद इन अ प्रोसेस है। मेरी फ़ाइल प्रोसेस करी है, मैंने 4 महीने पहले अपना वीज़ा स्टडी परमिट के लिए मतलब वीज़ा फाइल किया हुआ था और अभी तक मेरा डिसीजन नहीं आया है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले 5 महीने बाद तक अगर नहीं आया तो मेरा आइल्स का टीआरएफ एक्सपायर हो जाएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि मेरा अभी वीज़ा जो है, मैंने 1 साल पहले अपना आइल्स का टीआरएफ कंप्लीट किया था, आइल्स का टीआरएफ उससे मिल गया था। 2 साल की वैलिडिटी होती है आइल्स के टीआरएफ की। अब उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग 2 साल पहले कर लेते हैं, 1 साल पहले कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि अपने टाइम को बचाने के लिए 1 साल पहले कर लेते हैं प्रिपेयर और आइल्स का टीआरएफ ले लेते हैं। फिर उसके बाद ईजिली अपने वीज़ा प्रोसेस में चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मतलब कि ये वाला फंडा पहले फॉलो किया हुआ था वो अब वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो स्ट्रेच हो चुका है 4 मंथ्स। मतलब अभी तो आईआरसीसी की वेबसाइट पे यही है कि आई थिंक 11 to 13 मंथ्स प्रोसेसिंग वीक आई थिंक, हाँ वीक प्रोसेसिंग टाइम है एसडीएस कैटेगरी के लिए। 2 कैटेगरी हैं, नॉन एसडीएस और एसडीएस। अब जो एसडीएस कैटेगरी है उसके अंदर जो पहले टाइम हुआ करता था कोविड से पहले, वो होता था 20 days to 40 days, उसमें आपका डिसीजन आ जाएगा। ये मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता था, वो 40 days होता था। बट अब क्या हुआ है कि ये कोविड की वजह से फाइल की जितना मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका है। अभी तो यही कहने में आता है 1 मिलियन बल्क लोड बढ़ चुका है आईआरसीसी के ऊपर फाइल्स का। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रोसेसिंग टाइम स्ट्रेच हो गया। अब कहते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो बहुत लोगों का 1 साल भी गया है। मैं क्यूबिक के कुछ वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो कि क्यूबिक की कुछ स्टूडेंट्स को तो इतना टाइम हो गया है कि उनका 1.5 साल प्रोसेसिंग टाइम है और उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, लेकिन उनका डिसीजन नहीं आया है और आइल्स सब एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी ये जो मतलब कि एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसी के ऊपर मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो जो आइल्स का टीआरएफ अगर आपने एक्सपायर होने वाला है या फिर हो गया है, अगर हो गया है तो याद रखना वीज़ा फाइल नहीं कर सकते आप। लेकिन आपका वीज़ा आप लगा सकते हो जब, या प्रोसेसिंग में जब डाल सकते हो जब आपका आइल्स का टीआरएफ एक्सपायर होने वाला। अगर आपका मान लो कि अभी आपने डाला 1 महीने पहले आपने वीज़ा प्रोसेसिंग करने के लिए डाला है, आपने सारे के सारे आइल्स के मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ आइल्स का टीआरएफ
अटैच कर दिया है ऑफर लेटर मिलने के बाद, और आपको लग रहा है कि मेरा 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है और इस बीच में मेरा आइल्स का TRF एक्सपायर हो जाएगा, तो अगर आपने अपना जो आइल्स का TRF जब अप्लाई किया था, जब लगाया था, अटैच किया था, जब वो एक्सपायर नहीं था और वो प्रोसेसिंग टाइम के बीच में ही एक्सपायर होता है, तो वो इट डजेंट मैटर, आपका वीज़ा पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वीज़ा आपको मिलना है क्योंकि आपने जब अटैच किया था आइल्स का TRF, जब आपका एक्सपायर नहीं हुआ था और वो होने वाला था, और वो आपकी भी फॉल्ट नहीं है, किसी की भी फॉल्ट नहीं है, ये IRCC का ही मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम इतना स्ट्रेच हो चुका और उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी IRCC ने अपनी तरफ से प्रोवाइड की हुई है स्टूडेंट को। अगर आपको लगता है कि आपका आइल्स का TRF एक्सपायर होने वाला है और हो गया है विद इन अ प्रोसेस, तो ये रिज़ल्ट जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर देखो उसमें अगर रिफ्यूज़ल भी आता है तो उसमें वो साफ साफ लिखते हैं, अगर आप CGMS नोट अप्लाई करोगे, मीन्स केप्स नोट अगर अप्लाई करोगे, तो उसके अंदर आइल्स के TRF के ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आइल्स का TRF एक्सपायर हो गया है विद इन अ प्रोसेस तो उससे डिसीजन इम्पैक्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वीज़ा आ ही जाना है अगर SDS कैटेगरी है। अब मेरे से एक चीज़ और बोली जाती है कि SDS और नॉन SDS का टाइम सेम है या अलग है, ठीक है। अब भी मैं आपको बता दूं कि SDS के लिए जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है उसका मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम स्ट्रेच आउट हो रहा है वो 4 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम है, और 3 मंथ्स तो स्टैंडर्ड है यही कि जब आप वीज़ा अपना फाइल कर दिया है, वीज़ा आपने प्रोसेसिंग के लिए लगा दिया है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, इट मीन्स 3 मंथ्स जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, 3 मंथ्स इतना होगा, फिर उसके बाद ही अपना GC की ऑन करना देखना। उससे पहले तो देखना मेरे को नहीं लगता कि वर्थ इट है, टेंशन नहीं होगी, और चीज़ों पे फोकस कर लेना। 3 मंथ्स बहुत बड़ा टाइम है, तो उस चीज़ में अपनी कोई स्किल डेवलप कर लो, क्योंकि 3 मंथ्स जो प्रोसेसिंग टाइम है या 4 मंथ्स जो स्ट्रेच हो रहा है उस बीच में आपको बहुत टाइम मिलेगा, अपना जो भी प्रोसेस करनी है कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये भी है कि नॉन SDS और SDS का सेम प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, और जो अभी मतलब कि इंडिया के अंदर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी SDS और नॉन SDS के ऊपर, जिसमें आपका SDS का रिफ्यूज़ल रेट हाई रहा और नॉन SDS का कम रहा रिफ्यूज़ल रेट। मतलब कि बहुत से लोगों को SDS जो मतलब कि नॉन SDS कैटेगरी थी, नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, उनको वीज़ा मिला और SDS वालों को नहीं मिला। वो सब कोविड का इम्पैक्ट है, वो कुछ हम ये नहीं बोल सकते कि IRCC डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या फिर इन दोनों के बीच में, क्योंकि पहले जो पोस्ट पैंडेमिक से सिचुएशन होती थी पहले वो यही होती थी कि SDS प्रेफरेबली मतलब कि ज़्यादा हाई रहता था, जो मतलब कि वीज़ा आता था उन लोगों का, SDS वालों का ज़्यादा रहता था, और नॉन SDS वालों का रिफ्यूज़ल रेट सबसे ज़्यादा हाई रहता था। जिसमें नॉन SDS यही होता है कि आपको 6 मंथ की मतलब कि 1 सेमेस्टर की आपको फीस सबमिट करनी है, और विदाउट एनी लिविंग एक्सपेंसेस GIC आप यहाँ आ सकते हो। और अगर आइल्स का मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि लोग ऐसे इसीलिए नॉन SDS चूज़ करते हैं जिनका आइल्स में जो डिज़ायर्ड बैंड होते हैं, मतलब कि 6 इन ईच मॉड्यूल और 6.5 ओवरऑल से कम अगर आते हैं तो वो नॉन SDS में फ़ाइल करते हैं वीज़ा, और उसका रिफ्यूज़ल रेट ऑल टाइम हाई रहा था। लेकिन अब जो है ये दोनों सेट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, दोनों के दोनों साथ में प्रोसेस हो रहे हैं, इनका दोनों का टाइम सेम है, और दोनों को ही मतलब कि रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस सेम ही है। इसका ये सारा इम्पैक्ट कोविड का ही है। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि IRCC ने अभी इस चीज़ पे मतलब कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट किए और लोगों मतलब कि इंडिया से मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से लोगों का प्रेशर ज़्यादा रहा, ट्विटर पे हमारी भी एक फैमिली है, हम उस पर भी हैशटैग चलाते हैं IRCC को लेके, या फिर कोई भी एक अपडेट चलता है तो आप जाके उसे ही फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्या है कि जब उस पर लोगों का ट्वीट जाता है, लोगों के कंसर्न रेज होते हैं, तो उसकी वजह से IRCC ने क्या करा कि प्रोसेसिंग टाइम तो क्या है कि स्ट्रेच ही होता जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से IRCC ने और लोगों को हायर करने का डिसाइड किया। मतलब कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो कि एक है, उन्होंने 1200 लोगों को नए एम्प्लॉय हायर करने का मतलब कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय हायर करने का डिसीजन लिया है, और इसकी वजह से यही होगा कि अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा कम ही, यही होप करते हैं कि कम हो जाए। बहुत लोग डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से। और इसके अलावा आइल्स के ऊपर हमारी बात हो गई है, और अगर आपको कोई भी अगर इसके अलावा डाउट है आइल्स को लेके या TRF आपका एक्सपायर हो रहा है उसको लेके, तो आप कमेंट में कोई भी
कमेंट डाल सकते हो, हम उससे बात करेंगे या मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्यूबेक के बारे में, जो हमारे इंडिया में क्या है ना कि क्यूबेक को लेके जो मतलब कि कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है क्यूबेक, और सबसे प्रिजर्व टाइप का वो है प्रोविंस। तो वहाँ क्या है कि बहुत इंडियन एजेंट्स जो होते हैं या जो इंडिया की जितनी बड़ी इमिग्रेशन कंपनी वगैरह होती हैं, जो जितनी मतलब कि फैसिलिटी वाले होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, सजेशन प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं कि क्यूबेक में स्टूडेंट को ज़्यादा धकेलते हैं। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एक टाइम पे आईआरसीसी को जब ये पता चला ये एक स्कैम हो रहा है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ इनका कोलैबोरेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से रिफ्यूज़ल रेट भी हाई हुआ। उसका रीज़न ये भी है क्या है कि इंडिया के अंदर फ्रॉड डॉक्यूमेंट का ज़्यादा ट्रेंड है, और ये कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। जब इन्होंने क्यूबेक के केसेस देखे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में विदाउट एनी फीस, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इसने 1 साल की इंस्टीट्यूशन फ़ीस सबमिट कर दी है, और वो अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी कर देता था और लोग उसे अटैच कर देते थे। ये सब एजेंट और इंस्टीट्यूट के बीच में कोलैबोरेशन चलता रहता था। और जब आईआरसीसी को पता चला तो उसमें 10 इंस्टीट्यूट जो थे वो ब्लैकआउट हुए, मतलब कि ब्लैक लिस्ट कर दिया आईआरसीसी ने अपने पोर्टल से, जो कि डीएलआई थे, डीएलआई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुआ। बट एजेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है गाइस, क्योंकि अगर एजेंट के ऊपर डिपेंड रहोगे तो डिस्टर्बेंस तो आएगी। खुद से बहुत चीज़ें डेवलप करो, खुद से ही प्रोसेसिंग टाइम, खुद से इंडल्ज हो जाओ इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। जीसी की क्या होता है, कैसे मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें खुद सीखोगे तो यहाँ आके बहुत इजी हो जाएगा। जब आप मतलब कि पीआर फाइल करते हो, या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो, सब आपको ईजिली कर सकते हो जब आपको जीसी की जो है वो आपको एक फैमिलियर पोर्टल लगेगा। वरना तो वही आप यहाँ पर आके भी एजेंट्स के चक्कर ही खाओगे, या इंडिया में एजेंट्स को कॉल करते रहोगे, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, और इट्स नॉट गुड एट ऑल। जस्ट ग्रैब ऑल दो स्किल्स विच हेल्पफुल फॉर यू इन जस्ट इन कैनेडा एज वेल एज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। तो उस चीज़ पे फोकस करोगे तो वो अच्छा ही रहेगा, पैसे भी बचा लोगे यहाँ पर। जो यहाँ इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो कम चार्ज करते होंगे, लेकिन यहाँ के एजेंट्स अगर आपको बोलेंगे ना तो वो $2,000 $1,500 विच इज़ इक्वल्स टू 1 लाख to 1,20,000, तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ये प्रोसेस सीख के आओगे इंडिया से, तो इट्स गुड फॉर यू एंड इवन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो उस चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि मैंने भी जीसी की शुरू में मेरे को भी बहुत ज़्यादा हौच पौच लगा था क्या चीज़ है, लेकिन ये एट द एंड यही होता है कि आपका एक पोर्टल है, फेसबुक की तरह एक आईडी है, उसे मैनेज करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड देन वैलिडेट करके आपको वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो जीसीकी को एक ऐसा बना लो कि आपका इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम पे मतलब आप फ़ोटो अपलोड करते हो और वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड होती हैं, और उसी के अंदर आपको प्रोसेसिंग टाइम दिखता है। तो उस पर ध्यान देना, और कोई भी नेगेटिविटी ना आए माइंड में। इंडिया में मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं प्रोसेसिंग टाइम को लेके, या फिर किसी और चीज़ को लेके, फिर ये बोलते हैं कि नहीं ये कर लो वो कर लो। नहीं, क्या है ना कि अगर तुम वो सब छोड़ के तुम इस चीज़ पे फोकस करो कि अभी मेरा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, तो उस कंडीशन में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, उस टाइम में मैं क्या क्या कर सकता हूँ जस्ट टू सेव माई टाइम। जस्ट grab all those activities which are helpful for you. No, just focus on a positive things. और अगर ये होता है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम आगे स्ट्रेच हो चुका है और आपका कॉलेज शुरू हो रहा है, तो फिर वो मैं तो यही बोलूँगा कि ऑनलाइन कंटिन्यू कर लो, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो मतलब कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने किस लिए दिया है, ये पहले ऑप्शन नहीं था, और ये अब जो ऑप्शन दिया है वो क्यों दिया है, उसका रीज़न यही है कि टाइम स्ट्रेच हो चुका है। और गवर्नमेंट मतलब कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है जो मतलब कि इमिग्रेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है, तो वो यही बोलती है कि अपना टाइम ख़राब ना हो तो आप ऑनलाइन कंटिन्यू कर लो। लेकिन इंडिया में क्या है ना कि क्या बोलते हैं यार, स्पेसिफिक वर्ड होता है उसके लिए, नाम भूल गया, मतलब कि ट्रांसफ़र कर लेते शायद कोर्स को नेक्स्ट इनटेक में। मतलब आपका सितंबर इनटेक है तो नेक्स्ट इनटेक में जनवरी इनटेक में चले जाते हैं, बोलते कि मैं नहीं कर रहा कंटिन्यू, मैं नेक्स्ट इनटेक में जाऊंगा अब।
फिर उस वहाँ तक नहीं आता, फिर नेक्स्ट इनटेक में जाऊँगा। उससे क्या है, टाइम ही स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इंडिया में हो तो आपका जीआईसी तो सेव है ही, बाकी इंडिया में आप रह के बैठ के आराम से आप स्टडी कर सकते हो ऑनलाइन। मैंने भी इंडिया में 2 सेमेस्टर ऑनलाइन कंप्लीट किए पोस्ट ग्रेजुएशन के, एंड देन मैं अब यहाँ पर आया, जो कि मेरा थर्ड टाइम जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तब मैं यहाँ पर आया। तो उससे बहुत चीज़ें पता लगी कि मैंने अपना टाइम सेव किया, इंडिया में रह के एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए, जो कि यहाँ पर आके मैनेज एक्सपेंड ही होने थे, वहाँ मैनेज कर लिए मैंने। और बाकी चीज़ें ये थी कि बहुत चीज़ें मैंने पता कर ली, पढ़ाई को लेके कभी बर्डन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के इंडिया से यहाँ पर आके पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, और चीज़ें फ्रेंड सर्कल जो बनता है उसमें एडजस्ट करना होता है, या फिर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनवायरनमेंट में मतलब कि अपने आप को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ आके ना बंदे के माइंड में यही रहता है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मतलब अपनी कम्युनिटी में रहता है, अपने ही सर्कल में रहता है, और ज़्यादा मतलब कि अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, एक्सपोजर नहीं लेता है ज़्यादा से ज़्यादा जो लेना चाहिए। क्या है कि आज के टाइम में वर्चुअल दुनिया बहुत है, इंटरनेट दैट्स इट, मतलब कि एक फिज़िकल वर्ल्ड में जो कि एक रियल वर्ल्ड है, वहाँ पर लोग नहीं आते, क्योंकि शुरू में वही है कि कल्चरल शॉक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, लगता है होता है, जो कि मुझे भी हुआ था एक टाइम पे। लेकिन मैं तो फिर जल्दी मैं एक बहुत ज़्यादा सोशल बंदा हूँ, और सोशल होने की वजह से मेरे को ये चीज़ बहुत हेल्पफुल कर गई, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल बनाने का मतलब ये नहीं है, कांटेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे चेप हो जाओ या फिर बहुत ज़्यादा बात करो, नहीं, जस्ट बात करो, उनकी नॉलेज लो, अपनी नॉलेज दो, दैट्स इट। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें नॉलेज चाहिए, नॉलेज देनी नहीं है, नॉलेज चाहिए, ले लो, सबसे ले लो, सब देते हैं यहाँ पर नॉलेज, और सब बात भी करते हैं यहाँ पर। कोई भी ज़्यादा मतलब कि किसी तरह का रेसिज्म या किसी तरह का कोई वल्गर बात नहीं होती है, सीधी बात होती है यहाँ पर, जो आपको पूछना है वो बात कर सकते हो। क्या है ना, कॉलेज की जो कम्युनिटी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जितने भी कम्युनिटी सपोर्ट होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत चीज़ें बताते रहते हैं कि आप अभी यहाँ पर आपको जाना चाहिए। बहुत इवेंट होते हैं, जैसे कि अभी मैं लोकल एस्पिलर के अंदर रह रहा हूँ, तो एस्पिलर की अपनी खुद की कम्युनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जो इमिग्रेंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ एशियन स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, इंडोनेशियन हो गए, एंड फिर यहाँ से मिडल ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, फिर यूरोप से बहुत सारे लोग आते हैं। सबके लिए एक कम्युनिटी बना रखी है, और जब आप वहाँ जाते हो, मैं तकरीबन 6 बार गया हूँ अभी तक कम्युनिटी में, वहाँ पर सपोर्ट वर्क करना होता है, लोगों को कोई हेल्प होती है वो करनी होती है, या फिर आप एक इंटरनेशनल एम्बेसडर बन जाते हो स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ जाके आपको स्टूडेंट को समझाना होता है, आप नए हो, वो नए हैं, आपको अगर जितना भी टाइम हुआ है, 4 महीने 5 महीने, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, उनके कोई भी डाउट होते हैं वो सारे डाउट पे डिस्कस करना है, और फिर बाकी आपको लोकल का आना, जो जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ का आपको टूर देना होता है, एज अ टूरिस्ट गाइड भी बन जाते हो आप। क्या होता है कि नए स्टूडेंट जब आते हैं उनको बताना होता है कि स्ट्रीट यहाँ पर है, यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, यहाँ पर गैस स्टेशन है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जॉब के लिए ऐसे अप्लाई करना है, पार्ट टाइम जॉब के लिए कंडीशंस सारी बतानी होती हैं। फिर एस्पिलर के अंदर जो कम्युनिटी सपोर्ट वर्क है, उनसे कैसे हेल्प लेनी है, फिर पुलिस की हेल्प कैसे लेनी है, सब चीज़ें बताई जाती है बहुत अच्छी तरीके से। मैं ऑलमोस्ट 6 बार गया हुआ हूँ कम्युनिटी सपोर्ट में, और यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है हर एक वीक में, वॉक क्वीन, #वॉक क्वीन प्रमोशन, मतलब कि वॉक क्वीन होता है, उसमें मैं गया भी था। तो व्लॉग नहीं बनाता हूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता है, वहाँ पर सीधे आपको आना है, वहाँ पर बात करनी है, इवेंट चल रहे होते हैं सारे के सारे, वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, उनको बताना होता है, तो इस चीज़ से भी आप हेल्प ले सकते हो। और बाकी यही है कि अगर आप इंडिया में हो तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेना, बेहतर वही होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कोई और टॉपिक डिस्कस करना है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरी रोज़ ज़्यादातर जो टाइम होता है, मतलब मैं स्ट्रीट की वीडियोज़ ज़्यादा डालता हूँ, वो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे डायरेक्ट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी क्यूबेक के ऊपर आप ज़रूर देखना एक वीडियो मेरी क्यूबेक के ऊपर है कि इंडियन एजेंट्स कैसे ये मतलब कि एक फ्रॉड चला रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया इंडियन स्टूडेंट के ऊपर।
रिफ्यूज़ल रेट जो हाई हुआ है उसका एक रीज़न ये भी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। क्या है ना, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन चुका है इन लोगों का, और स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहिए और बात करनी चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि वहाँ पर इंडियन एजेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। तो जस्ट अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ ऑल थिंग्स नो। सो यही था आईएलटीएस के टीआरएफ के ऊपर, लेकिन बात ज़्यादा हो गई, वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है। तो आएंगे नेक्स्ट, अगली बार मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टाइम मिलता है तो फिर नेक्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी इस वीक में ही वीडियो आएगी। अभी तो वीकेंड था तो इस वजह से ही वीडियो शूट होगी। सो ख्याल रखो अपना, ध्यान रखो, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर वीज़ा, जो भी स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करा हुआ है आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट थिंक अबाउट ऑल सच पॉजिटिव थिंग, जस्ट थिंक अबाउट ऑल स्किल्स जो कि आप इंडिया में रह के ग्रैब कर सकते हो। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।